नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन का हंगामा। सरमाई इजलास में ही कोई फैसला लेने का हुकूमत से क्या मुतालबा। हेमा उपाध्याय दोहरा कत्ल मामला। बनारस से गिरफ्तार मुलजिम शिव कुमार को आज बोरीवली कोर्ट में किया गया पेश। मुलजिम को दिया गया पुलिस तहवील में। नेशनल हेराल्ड का कनेक्शन मुंबई से जोड़ने पर सियासत गरमाई। बांद्रा में अखबार शुरू करने की जगह पर कमर्शियल इमारत की तामीर का इल्जाम। बीजेपी ने जमीन वापस लेने का किया मुतालबा। और आइए पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन की। जी हां, महाराष्ट्र असेंबली में एक मर्तबा फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के मौजू को लेकर अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और एमआईएम के अरकान असेंबली मुस्लिम तबके को रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए स्पीकर के बिल में दाखिल हो गए। हंगामा आराई के सबब ऐवान की कार्रवाई को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। मुस्लिम समाज में जो मागासलेला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ेपन की बुनियाद पर जो दिया हुआ आरक्षण है 50 से 51 बिरादरियों को, वो आरक्षण ये सरकार लागू नहीं करना चाहती है। ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, सांप्रदायिकता के आधार पर ये फैसला कर रही है। इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने निषेध किया है और जब तक मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा तबका है उसको जो पिछली सरकार ने आरक्षण दिया है जब तक नहीं चालू किया जाएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कि जो कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने 5% मुसलमानों के अंदर एसबीसी जो जमात है उनको आरक्षण दिया था, उसका अध्यादेश उन्होंने लैप्स कर दिया है। उस अध्यादेश को बिल में फौरन लाया जाए और जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड मुस्लिम समाज की जो जमातें हैं उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों का रिजर्वेशन 5% नकारा है। इसके लिए आज हाउस में आवाज उठाई गई है और हाउस को बंद किया गया है कि मंत्री महोदय आकर इसका जवाब दें कि खुल करके मुस्लिम आरक्षण का जो विरोध ये बीजेपी शिवसेना सरकार कर रही है ये होश में आए और मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। अगर ये बहाना करते हैं कि हाई कोर्ट ये केस है तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि अपोजिशन के कुछ एमएलएज, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, कुछ वकीलों की एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे और उस पर सरकार अमल करे। अगर आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं और मुसलमानों को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये तीसरा सदन है, ये तीसरे सदन के अंदर हम जो सेशन चल रहा है उसमें हम ये उम्मीद करते हैं ये खत्म होने से पहले कम से कम सरकार ये साफ कर दे, एक ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए और उसके बाद जो भी कानूनी जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन हमें अभी फिलहाल ये जानना चाहिए कि सरकार की नीयत साफ है या नहीं। आज नागपुर में जारी सरमाई इजलास के चलते गैर मुस्तकिल मुलाजमीन ने मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत के लिए एहतजाज किया। एहतजाज को काबू में करने के लिए पुलिस ने बेरहमी से एहतजाजियों पर लाठियां बरसाई। पुलिस की लाठीचार्ज में 2 एहतजाजी जख्मी हुए। केले की काश्त कर रहे किसानों के हक में तमाम पार्टियों ने नागपुर में असेंबली के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि केले का सही दाम मुकर्रर किया जाए। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। सभी दलों के आमदार यानी विधायकों ने बाकायदा केले को लेकर यहाँ पे एक आंदोलन छेड़ रखा है कि जो केला किसान हैं उन्हें बेहतर दाम नहीं मिल पा रहा है और जिस तरह से ये सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है लेकिन अब तक उसे पौष्टिक चीज़ों में शामिल नहीं किया गया है। क्या है ये पूरा आंदोलन? इस वक्त हमारे साथ सेना के विधायक पाटिल जी उनसे बात करते हैं। क्या वजह आज आप बाकायदा सदन के बाहर हाथों में बैनर यहाँ पे केले रख के बैठे हुए, क्या मांगे आप? आज ये घर बनाने के लिए 1.5 साल लगता है और 1.5 साल लगने के बाद 150 रुपया इस पे खर्चा आता है। वो फल आज 25 रुपये में बेचे जा रहा है जिसपे 7 रुपया मजूरी का खर्चा है, यानी किसान के हाथ में सिर्फ 18 रुपये मिल रहे हैं। तो जिस तरह से धान उत्पादक किसान या कपास उत्पादक किसान
आत्महत्या कर रहा है, उस तरह से आगे चल के ये किसान भी ना आत्महत्या करे, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि सदन का यह सत्र खत्म होने के पहले इसका हम समावेश करेंगे। सत्र खत्म होने से पहले इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, इस तरह के आश्वासन मुख्यमंत्री को मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो केला किसान है उनकी जो मेहनत है उसके अनुसार उन्हें फल नहीं मिल पा रहा है। अगर इसे पौष्टिक आहार में शामिल किया गया तो लोगों को भी फायदा होगा और साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। नागपुर से संजीव जादव के साथ वसीम अंसारी, ETV। हेमा उपाध्याय दोहरे कत्ल मामले में मुंबई पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार मुलजिम शिव कुमार राजभर उर्फ साधव को आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को पुलिस तहवील में दिया है। वाज़ेह है कि हेमा उपाध्याय कत्ल मामले में अब तक 4 मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी अहम मुलजिम विद्याधर राजभर पुलिस की पहुंच से दूर है। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, जानकारी दी हमारे मुंबई नुमाइंदे फैजान खान ने। जो यहाँ से वो यूपी चले गए थे, वहाँ पे यूपी में उनको वहाँ पे अरेस्ट किया था, वहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूस करने के बाद में उनको ट्रांजिट रिमांड दिया था और कभी भी ये बॉम्बे पहुंचेगा तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में उसको प्रोड्यूस करना था। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और ये उनके ग्राउंड के हिसाब से उनको आज 22 तारीख पुलिस कस्टडी दी है। हेमा उपाध्याय डबल मर्डर केस मामले में वाराणसी से गिरफ्तार शिव कुमार राजभर उर्फ साधु को आज मुंबई पुलिस ने मुंबई की बोरीवली कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने साधु को 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि मुंबई से जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट ने उन्हें भी 19 दिसंबर तक पुलिस की हिरासत में भेजा है। आपको बता दें कि आज कोर्ट में पुलिस ने यह बताया कि शिव कुमार राजभर के पास से 24 क्रेडिट और डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनमें से कुछ कार्ड्स हेमा उपाध्याय के हैं और साथ ही कुछ कार्ड हरीश के हैं। साथ ही कोर्ट में ये भी जानकारी दी गई कि इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है, यानी जो मुख्य आरोपी है विद्याधर राजभर, वो अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। विद्याधर राजभर के अलावा पुलिस ने एक और आरोपी का जिक्र किया जिसकी तलाश है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वह आरोपी कौन है और इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका रही है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे केस में अभी भी हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय शक के घेरे में हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के बाद जाने दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक चिंतन उपाध्याय को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी है। पुलिस का ऐसा मानना है कि जब तक इस पूरे मामले में फरार मास्टरमाइंड विद्याधर राजभर गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि इस पूरे केस में किसकी क्या भूमिका रही है। लेकिन पुलिस को शक बना हुआ है कि कहीं ना कहीं चिंतन उपाध्याय इस पूरे मर्डर केस में शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन नागनाथ के साथ फैजान खान, ETV न्यूज, मुंबई। नेशनल हेराल्ड का मुंबई कनेक्शन सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में जो जमीन एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी को नेशनल हेराल्ड अखबार और नेहरू लाइब्रेरी बनाने के लिए दी गई थी, बीजेपी का इल्जाम है कि अब इस जमीन पर कमर्शियल इमारत तामीर की जा रही है। बीजेपी ने हुकूमत से जमीन वापस लेने का मुतालबा किया है। नेशनल हेराल्ड का ये मामला महाराष्ट्र असेंबली में गूंजा है और औचित्य के मुद्दे के द्वारा सरकार के ध्यान में लाया था कि बांद्रा पूर्व में बहुत प्राइम लोकेशन पर मुंबई शहर में 3000 स्क्वायर मीटर से भी बड़ी जगह एसोसिएट जनरल इस संस्था को जो नेशनल हेराल्ड से संबंधित है उसको 1980s के दशक में दिया था और उस जगह पर नेहरू लाइब्रेरी और संशोधन केंद्र इस उद्देश्य से वो जगह तब की राज्य सरकार ने एसोसिएट जनरल्स को दी थी। लेकिन 2011-12 में जो प्रस्ताव उस जगह पर विकास का, डेवलपमेंट का लाया गया, उसमें नेहरू लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के बजाय कमर्शियल एक्टिविटी और कांग्रेस भवन ऐसे 11 माले की बिल्डिंग का प्रस्ताव मंजूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के वक्फ ट्रिब्यूनल को तहलील करने के 1 नवंबर 2015 के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की CEO ने मसरत का इजहार किया है। लाल शाह दरगाह ट्रस्ट बनाम मैग्नम डेवलपर्स मामले में 1 नवंबर 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैग्नम डेवलपर्स के हक में फैसला सादिर किया था। उस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजेश केतकर ने
वक्फ ट्रिब्यूनल के वजूद पर ही सवाल उठाया था और ट्रिब्यूनल को तहलील करने का हुक्म सादिर किया था। ताहम सन 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में चलने वाले मामलात को ट्रिब्यूनल में चलाने की गुंजाइश बाकी रखी थी और वक्फ से जुड़े दीगर मामलात को सिविल कोर्ट में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताहम एक जज के बजाय 3 जजों का पैनल बनाने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वक्फ बोर्ड ने मसर्रत का इजहार किया है। जजमेंट आया है जिस हिसाब से एक जज से भी ये ट्रिब्यूनल बना रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि 4 महीने में इसमें अमेंडमेंट के हिसाब से 2 और लोगों की अपॉइंटमेंट की जाए। तो वी आर वेरी हैप्पी कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मैटर्स हैं जो ट्रिब्यूनल में चलते हैं, अभी सिविल कोर्ट में जाना ये बड़ी परेशानी वाली बात रहेगी आम आदमी के लिए। तो ट्रिब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड के वक्फ के लिए जो काम करता है तो लोगों को सहूलियत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वक्फ जायदादों के मामलात जिन्हें सिविल कोर्ट में ले जाने की नौबत आ रही थी, अब वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हल होंगे। इस फैसले से वक्फ ट्रिब्यूनल को एक तरह से नई जिंदगी मिली है। ईटीवी न्यूज़, औरंगाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई के छापों पर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया का बयान। दुरुस्त नहीं है सीबीआई की कार्रवाई, लेकिन वजीर आजम मोदी पर कुछ भी कहने से किया इनकार। सही सिमत में की जा रही है एमएम कलबुर्गी कातिल की जांच। कर्नाटक के वजीर दाखिला का बयान। सीआईडी के पास पैसों की कमी के बीजेपी के इल्जामात को भी बताया बेबुनियाद। हुबली में उलमाए कराम ने की गुस्ताख रसूल की मजम्मत। कमलेश तिवारी को सख्त तरीन सजा देने का किया मुतालबा। मुस्लिम नौजवानों से भी की पुरअमन तरीके से एहतजाज की अपील। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई के छापों को कर्नाटक के वजीर आला ने गैर मुनासिब करार दिया है। बेंगलुरु में वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जमहूरियत में दुरुस्त नहीं है। सिद्धरामैया ने कहा कि वो इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के ताल्लुक से कुछ नहीं कहेंगे। I am not going to attribute any motive to either Modi ji or anybody. But ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. CBI-ನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It's not democracy. ಸರಿ ಇಲ್ಲ. कन्नड़ के तरक्की पसंद अदीब एमएम कलबुर्गी के कत्ल की जांच पूरी संजीदगी के साथ जारी है। सीआईडी के पास फंड की कमी का बीजेपी का इल्जाम बेबुनियाद है। बेंगलुरु में कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने ये बात कही। परमेश्वर ने कहा कि पार्लियामेंट में बीजेपी के रियासती सदर प्रहलाद जोशी का बयान सच से कोसदूर है। उन्होंने कहा कि सीआईडी के पास जांच के लिए न फंड की कमी है और न ही इस मामले की जांच में कोई रुकावट पैदा हुई है। ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. CID-ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ, ಅವರಿಗೇನು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. बीजेपी ने एमएलसी इंतखाबात में तकरीबन 15 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गोविंद कारजोले ने आज कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया।
इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईटीवी को बताया कि रियासत में सिद्धारमैया ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब आवाम बीजेपी की जानिब राग़िब हो रहे हैं। इन्होंने मजीद बताया कि सिद्धारमैया हुकूमत ने अब तक तकरीबन 1,30,000 से ज़ायद बीपीएल कार्ड होल्डर्स को खारिज कर दिया है और हुकूमत मुस्तकबिल में मजीद कार्ड होल्डर्स को खारिज करने का मंसूबा रखती है। ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಜೆದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ₹1 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कमलेश तिवारी को सख्त तरीन सजा का मुतालबा करते हुए हुबली में उलमाए किराम ने मीडिया से खिताब किया। इदारा खिदमत खल्क के तहत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम नौजवानों से अपील की गई कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज करें। वाज़ेह कि हाल ही में हुबली में हुए एहतजाज के बाद चंद शरपसंद नौजवानों ने पथराव करते हुए हालात को कशीदा बना दिया था। उलमाए किराम ने नौजवानों की हरकत की मजम्मत करते हुए कहा कि नौजवान जोश से नहीं होश से काम लें। इलाका उलमाए किराम नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है अमन और शांति का हिंदुस्तान में बरकरार रहे और जो है प्यार और मोहब्बत की जिंदगी जो है गुजारे। और ख़ास करके कमलेश तिवारी ने जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, ऐसे अल्फाज जो हम अपनी ज़बान पर नहीं ला सकते, हम जो है ऐसी उसे सज़ा चाहते हैं, ऐसी सज़ा का मुतालिबा हुकूमत से करते हैं कि तारीख के आईने में वो दर्ज हो जाए और कोई भी ऐसी जुरात आइंदा न कर सके। मुसलमानों ने इस मुल्क को सेकुलर आइन दिया है। दिल्ली का कुतुब मीनार इस बात का सबूत है। सूफिया इकराम ने अपनी तालीमात और आमाल के जरिए हर एक के दिल में जगह बनाई, इस्लाम के पैगाम में अमन व इंसानियत को आम किया। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में सूफीज़म पर मुनक़दा सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने किया। मुल्क का आईटी मरकज समझे जाने वाले शहर बेंगलुरु में सूफीज़म पर सेमिनार मुनक़िद हुआ। दिलचस्प बात ये रही कि दुनिया के मौजूदा हालात के पेश नज़र शहर की चंद आईटी प्रोफेशनलों ने मिलकर इस सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर तसव्वुफ की अहमियत और ज़रूरत पर मकाले पेश किए गए। दूरदर्शन के वजीफायाब डिप्टी डायरेक्टर जनरल काजी मोहम्मद अनीसुल हक ने कहा कि मुसलमानों ने इस मुल्क को सेकुलर आइन दिया है। दिल्ली का कुतुब मीनार मुल्क के सेकुलर आइन की तस्दीक करता है। If you go to Qutub Minar, the last higher-most ring of Qutub Minar, and that one, the constitution of this country given by the Muslims is written. That is, Lakum Dinakum Waliyadin. सेमिनार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर हसन अली शाह जाफरी और हैदराबाद के अरबिक स्कॉलर डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइस कादरी ने सूफिया किराम की तालीमात पर रोशनी डाली। जो वहाँ के खादिम हैं, साहब दरगाह हैं, उन्होंने देखा तो आगे पहचाने लगे, हटो बेइज्जती कर रहे हो, सर पे टोपी लगाओ, नंगे सर के वहाँ गए, ये वो बेचारे डर गया। ये आप लोगों के लिए नहीं आए थे, ये तो मेरे लिए आए थे, हम जैसे लोगों के लिए आए थे, हमें बताने के लिए आए थे, और आप हमें बाहर निकाल रहे हो कि टोपी लगा के आओ और इनके आगे झुको। तो इनके आगे जाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। ये एक सबक है कि किस तरह सूफियों ने लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की है। बल्कि हमारा जो सूफीज़म है वो ऐन इस्लाम से हटके नहीं, चाहे वो गरीब नवाज हो या गौसे आजम हो या सरकार सहरवर्द हो, सरकार नक्शबंद हो, सबकी तालीमात में वही उन सरकार पाकिस्तान ने जो तालीम पेश की है उसी के प्रैक्टिस का नाम सूफीज़म। सेमिनार में डॉक्टर बिल्किस जाफरी नियाजी की किताब खानकाह नियाजिया एप्टोम ऑफ सूफीइज्म का रस्म इजरा अमल में आया। सेमिनार में पेरिस के दहशतगर्दाना हमलों और मुल्क में आदमी रवादारी के माहौल की मजम्मत की गई। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के रुकन और सीनियर सहाफ़ी रफ़ी भंडारी ने तारीखी शहर बीजापुर में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेटेलाइट सेंटर कायम करने का मुतालबा किया। रफ़ी भंडारी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने बीदर में सेटेलाइट सेंटर कायम करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि बीदर के अलावा बीजापुर में उर्दू का मरकज़ है।
बीजापुर जिले में 400 उर्दू मीडियम स्कूल और कई कॉलेजों में उर्दू मजमून पढ़ाया जा रहा है। उर्दू में तकनीकी तालीम न होने के सबब उर्दू तलबा रोजगार से महरूम हो रहे हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर बीजापुर में सैटेलाइट सेंटर कायम करने की जानिब तवज्जो देना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।